हेलो बच्चों, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको सबसे पहले हम फोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, कि फोर्स क्या होती है। आप लोगों ने आज से पहले बहुत बार पढ़ा है कि फोर्स क्या होती है। 9th क्लास में इस पर एक पूरा चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन का, वहाँ आपने पढ़ा होगा फोर्स। तो एक बार मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ फिर से। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश या पुल करते हैं, ठीक है, इट मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। वी डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग इट, ठीक है। और वो पुश और पुल क्या क्या है, वो पुश और पुल बेसिकली इट इज़ अ कॉज ऑफ फोर्स, है ना। वो फोर्स का ही कॉज है, फोर्स के कारण हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज लेके आते हैं, ठीक है, बाय पुशिंग और पुलिंग, देन दिस इज़ द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है पहले भी बहुत बार, आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। सर इसाक न्यूटन के नेम पे इसकी यूनिट रखी गई थी, और ये ऐसा यूनिट है न्यूटन इसकी, ठीक है। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, डाइन। इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, डाइन होती है। अब देखो हम इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस देखते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस में देखो, फोर्सेस जो होती है ना वो इनफाइनाइट टाइप्स की होती हैं, बहुत टाइप की होती हैं, बहुत टाइप की। बट ये हम कुछ मेन फोर्सेस देख लेते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल नहीं लेते, ग्रेविटेशनल इज द टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम कह सकते हैं यहाँ पे वीक फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। तो अब जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं ये हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी पढ़नी है हमें यहाँ पे, एक होती है टेंशन, ठीक है, ये सिर दर्द वाली टेंशन नहीं है, हाँ फिजिक्स सिर दर्द ही है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दूसरी वाली टेंशन पढ़ेंगे। दूसरी है आपकी नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आपके एनसीईआरटी में आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, बट हम यहाँ पे एन से भी पढ़ सकते हैं, आर से भी, तो कंफ्यूज मत होना। और थर्ड है आपकी स्प्रिंग फोर्स, फोर्थ है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। दीज आर दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सिर्फ हम अभी यहाँ पे एक फोर्स पढ़ेंगे, जो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइप कौन से होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट के और बता देती हूँ। ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो कि आप 12th क्लास में बहुत ही ब्रॉड में पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर्स हैं इसके पूरे। और थर्ड है आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे और ये वाली फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट देखो, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल का भी आपका एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स डीपली, बट यहाँ पे इंट्रो ले लेते हैं थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या बताती है आपको, ग्रेविटी के बारे में बताती है। और ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये याद रखना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा कोई भी बॉडी जो होती है अर्थ के आसपास या अर्थ पे, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पर ही जाने की कोशिश करती है, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे ये आपका अर्थ है, यहाँ पे सपोज मास m है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ, तो हमेशा वो कहाँ आने की कोशिश करेगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मास अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये जो मास है, देखो ये अपनी जो फोर्स है ना, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मीन्स अपना वेट डाउनवर्ड डाल रहा है। तो यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा इसका, mg। यहाँ से इसका वेट भी mg हो गया, इसका वेट भी mg हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा वेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू mg। जो फोर्स होता है, जो वेट होता है, वो इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे आगे आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन का वो बता देती हूँ, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है आपका। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें क्या होता है ना कि आपके सरफेस और उसके ऊपर जो बॉडी है, वो किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। वो किसी ना किसी पॉइंट से एक दूसरे से टच पे रहती है। लाइक ये आपका सरफेस है, यहाँ पे आपका मास m रखा है,
ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से सरफेस से टच में है, तो ये जो ब्लॉक है ये टुवर्ड्स द सरफेस अपना वेट, डाउनवर्ड्स द सरफेस अपना वेट अप्लाई करेगा विच इज़ mg। ठीक है, देखो फोर्स जो होती है वो m में होती है, बट अगर हम यहाँ कहीं वेट की बात करते हैं, किसी मासिंग बॉडी की बात करते हैं, तो वहाँ हम वेट की बात करते हैं। और वेट क्या होता है आपका mg होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इसीलिए ड्यू टू g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं ना W इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। और जो मास है हमें पता है कि एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इस मास के ऊपर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गई n। ठीक है, एक हाईलाइट करके बना देती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये आपका मास है, इसके ऊपर सेंटर से नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस मास जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी अपना वेट अप्लाई कर रहा है विच इज़ mg। ठीक है, ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। अगर हम किसी सर्कल की बात करें, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ मास m रखा हुआ है सपोज, तो जो ये m है ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी यहाँ एक फोर्स लगाएगा, सॉरी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, हाँ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, और एक इससे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, इसका जो परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं इसके मास के सेंटर से, सपोज ये हो गया, तो ये इसकी नॉर्मल फोर्स लग गई। ठीक है, तीसरा है आपका टेंशन। जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा ऐसे केसेस में अप्लाई होती है जहाँ आपकी स्ट्रिंग की बात हो रही हो, या स्प्रिंग की बात हो रही हो, या फिर किसी रोड की बात हो रही है, किसी चेन की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा टेंशन अप्लाई होता है। सपोज़ जैसे आपने देखा होगा कुएं में से पानी निकालते हैं, तो जो उसके कुएं में ऊपर पुली बनी होती है जिसमें से रस्सी होती है, जो रोप होती है, उसको हम खींचते हैं बकेट से, बकेट को खींचते हैं रोप से, तो उस रोप में कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं बना के दिखा देती हूँ, ये एक वो है, कोई भी होल्डर है जिससे हमने एक पुली लटकाई है, और इस पुली पे दो मासेस बंधे हुए हैं। सपोज़ ये m1 मास है और ये m2 मास है। ठीक है, इस टाइप से है ये रस्सी। ठीक है, तो अब देखो जो ये है आपकी, ये स्ट्रिंग है ना, एक ये स्ट्रिंग हो गई और एक ये स्ट्रिंग हो गई, दो स्ट्रिंग्स हैं। एक फर्स्ट स्ट्रिंग से तो मतलब होल्डर और पुली के बीच में कांटेक्ट है, और दूसरी स्प्रिंग से दो मासेस ओवर द पुली आपके हैंगिंग है। ठीक है, हैंग्ड है। तो आपका जो ये है पुली है P। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, इसमें क्या कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है टेंशन। ठीक है, और जो टेंशन होती है उसकी हम हमेशा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास, या आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट। जैसे कि यहाँ मास m1 है और m2 है, तो जो m1 मास है इससे ऊपर की तरफ लगेगी टेंशन T, और m2 से भी ऊपर की तरफ लगेगी टेंशन T। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो ऊपर की तरफ लग गई, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी अवे फ्रॉम द पॉइंट, मास से ऊपर की तरफ अवे जा रही है, दूर जा रही है, और यहाँ से भी ये दूर जा रही है। बट अब देखो कि जो पुली है वो, उसकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ टेंशन आ रही होगी ना, तो वो क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, डाउनवर्ड्स होगी क्योंकि वो भी अब पुली से दूर जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे बनाती तो वो टुवर्ड्स द पुली जाती, जो कि गलत हो जाती। अब जब हम एक ही स्ट्रिंग पे चल रहे हैं, एक बार तो हमने मासेस की वजह से सेम स्ट्रिंग पे टेंशन निकाली, एक बार हमने उसी सेम स्ट्रिंग पे पुली की वजह से टेंशन निकाली, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग सेम है, तो ये याद रखना अगर स्ट्रिंग सेम होगी तो आपकी जो टेंशन है वो भी सेम होगी। ठीक है, टी इज़ सेम फॉर द सेम स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग चेंज हो रही है तो टेंशन भी चेंज हो रही है, तो यहाँ भी क्या होगी, टी और टी ही होगी। अब देखो जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो यहाँ पे टेंशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी टेंशन की, अबव। ठीक है, क्योंकि ये भी पुली से कॉन्टेक्टेड है, तो ये जो पुली है इससे दूर जाएगी टेंशन, तो ये सपोज़ मैंने इसको T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डायग्राम। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका। जैसे कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसमें एक सिंगल मास हैंग करते हैं। अब ये मास जो है वो नीचे की तरफ अपना वेट लगा रहा है mg। ठीक है, जैसे आप अर्थ पे हो, तो आपका जो वेट है आपकी बॉडी का वो हमेशा अर्थ के ऊपर लग रहा है ना वेट। ठीक है, वो ऊपर की तरफ तो हवा में तो नहीं जा रहा, आपका वेट नीचे की तरफ ही अप्लाई हो रहा है ना, तभी तो आप हमेशा अर्थ से ही कॉन्टैक्ट में रहते हैं।
ठीक है। अब ऐसे ही जो ये रोप है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन अप्लाई होगी, और वो टेंशन कहाँ होगी? इस मास से दूर डायरेक्शन में, तो ये होगी टी। ठीक है। सपोज यहाँ एक ब्लॉक रखा है एम, मैं इस ब्लॉक को एफ फोर्स से खींच रही हूँ। ठीक है, अपनी तरफ मैंने इसको पुल किया, खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टेंशन अप्लाई होगी? डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगी? ये होगी अवे फ्रॉम द मास। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ही दो ब्लॉक्स ले लिए सपोज M1 एंड M2, और इसको मैं अगेन एफ फोर्स से खींच रही हूँ, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो क्या होगी? टी हो गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों मासेस जो हैं वो किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो अब इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? M1 के लिए टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी टी। ठीक है, अवे फ्रॉम द मास M1, और M2 के लिए क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी? सेम ही होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी सेम है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अभी टेंशन वाला नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और अभी फ्रिक्शनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स हम आगे बाद में पढ़ेंगे। मैं इसके बाद आपको एक थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक चीज़ और है, फ्री बॉडी डायग्राम। न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर बहुत ढेर सारे, तो ये अच्छे से देख लेना फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम किसी भी मास को जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसको हम पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक बॉडी ठीक है, इसमें आप लिख लेना, इन दिस बॉडी इज शोन बाय पॉइंट मास। बॉडी जो है वो हमेशा पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जितनी भी फोर्सेस हैं उस बॉडी के चारों तरफ, वो बॉडी के ऊपर ही एक्ट करेंगी। ये नहीं है बॉडी की एक्टिंग बाय इट नहीं लिखेंगे, एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, मतलब समझना इन दोनों चीज़ों का। तीसरा हम कह रहे हैं जो फोर्स हम उस बॉडी पे लगा रहे हैं, ठीक है, वो बॉडी जो है वो एक रेफरेंस फ्रेम में है। हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, बॉडी फोर्स लगा रहा है? ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? उस बॉडी को किसी फ्रेम में रख के, और कोई ऑब्जर्वर वहाँ से उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को रेफरेंस फ्रेम में रखा है, और जो ग्राउंड है उसको हमने इनर्शियल फ्रेम में रखा है। दो तरह का फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम एंड रेफरेंस फ्रेम। ये 7th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लेना। अब इसका बताती हूँ कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। जब मैं ऐसा प्लेन बनाऊँ तो इसका मतलब ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। इसको हम कौन सा प्लेन बोलते हैं? इंक्लाइंड, जिसमें स्लोप होता है। ठीक है, इस प्लेन पे मैंने कोई मास m रखा। अब जो ये मास है ये डाउनवर्ड्स अपना वेट लगाएगा mg, नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा इस टाइप से, n कुछ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करूँगी? देखो, जो मास है इसको मैं एक पॉइंट मास कंसिडर करूँगी। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मास कंसिडर कर लिया। ये हो गया इसका वेट mg, और ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, परपेंडिकुलर रिएक्शन। दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी आपका कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हो तो समझ जाना दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। ये मत सोचना मैं एक पेपर कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, एक और डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। वही सेम डायग्राम ले लेते हैं। एक पुली है जिससे एक मास m हैंग्ड है और एक मास m2 हैंग्ड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें पता था ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी, इसकी तरफ से नीचे लगेगी, और यहाँ से ऊपर लगेगी। ये है ना, समझ आ गई ये वाला डायग्राम? T है ये टेंशन, और ये T1 है। ठीक है, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों के लिए अलग अलग बनेगा। ये मास m1 के लिए है, ऊपर की तरफ T टेंशन, नीचे की तरफ mg, m1 लिख लेते हैं। ठीक है, m1g मास लगा रही है, वो लगा रहा है ना, वेट लगा रहा है। ये दूसरा मैंने सेकंड मास ले लिया, इसकी वजह से नीचे वेट लगेगा m2g, ऊपर का टेंशन लगेगा T। सो दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं। जो इसका चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, तो हम इनके लॉज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनका जो फर्स्ट लॉ है जो न्यूटन्स ने दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो में भी आप लोगों ने नाम सुना हो, बहुत ही फेमस और जीनियस साइंटिस्ट थे। इन्होंने
क्या कहा, पहले इनकी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेते हैं, इनकी थोड़ी थ्योरीज पढ़ लेते हैं। गैलीलियो ने स्टडी की फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। उन्होंने कहा एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, इट मीन्स मोशन में है, मोशन में है मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट कम्स डाउनवर्ड्स टू द अर्थ, या फिर डाउनवर्ड्स कह सकते हैं सिंपली, ठीक है, और टूवर्ड्स टू द सरफेस। बट व्हेन इट गोज अवे फ्रॉम द सरफेस, और वी कैन से व्हेन इट गोज it climbs on an inclined plane, then the motion of the object, motion of the ball is ceases का क्या मतलब है कि वो जो मोशन है उसके जो वेलोसिटी है वो बहुत ही धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेज, इट मीन्स acceleration decreases, and the acceleration decreases means negative acceleration, and the negative acceleration also known as the retardation, then the motion of an object is retarded, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ये जो बॉल है ये अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था, यहाँ क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। आई होप आपको इस टाइम पे आके एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। When an object moving down on an inclined plane, then it becomes accelerated, and when the object up on an inclined plane, then it becomes retarded, ठीक है। और अगर हम एक नॉर्मल केस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर मैंने बॉल को रखा तो वो बॉल जो है वो मूव करती रहेगी, ठीक है, और वो कहीं आगे पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक इंटरमीडिएट सिचुएशन हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। ये किसने कहा था, किसने स्टडी की इसकी इस मोशन की, गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने फिर एक डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया, डबल इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है, इस टाइप से कोई एक प्लेन ले लिया, इन्होंने यहाँ पे बॉल रखी, अब ड्यू टू ग्रेविटी जो है बॉल अपने आप डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। जितना ये ग्रेविटी ने इसको खींचा अपनी तरफ, तो वो फोर्स तो इसने अभी अपने अंदर रखी हुई है ना, ठीक है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसी फोर्स की वजह से ये यहाँ से ट्रैवल करता करता उतनी ही हाइट पे यहाँ पे चली गई बॉल, ठीक है। मीन्स जितनी फाइनल हाइट है इस बॉल की, ये फाइनल हाइट बॉल की नियरली इक्वल होगी इस इनिशियल हाइट के। अगर ये 2 सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया है तो बॉल अराउंड आपकी 1.8 1.9 और यू कैन से 2 बट नॉट ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, वहाँ तो उतनी हाइट तक ये पहुँच जाएगी। बट अगर मैंने इसी प्लेन को इस टाइप से कर दिया, ठीक है, तो जो ये बॉल है ये जाएगी तो उतनी ही हाइट तक, बट इट ट्रैवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, समझ रहे हैं आप। सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसके स्लोप को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, स्लोप डिक्रीज करने से बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट बट ट्रैवल द लॉन्गर डिस्टेंस। और एक थर्ड कंडीशन में इसकी क्या ले लेती हूँ, ये, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया और बॉल क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इफ़ द प्लेन इज स्मूथ और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। बट दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, नो प्लेन इज़ फ्रिक्शनलेस, कोई भी प्लेन आपका फ्रिक्शनलेस नहीं होता है, और ड्यू टू फ्रिक्शन ये बॉल आगे जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो गैलीलियो की इन सारी स्टडीज़ से न्यूटन्स ने आइडिया लिया और न्यूटन्स ने फिर अपना लॉज को बनाना शुरू किया, न्यूटन्स ने अपने तीनों लॉज दिए। तो न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ क्या कहा कि जब तक हमारी किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तब उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। न्यूटन्स ने क्या कंक्लूड किया ड्यू टू गैलीलियोज स्टडी कि इफ़ द नेट force is 0 then net acceleration on the body is also 0. This is the first law of motion of Newton's, ठीक है। It means there is no change in state of an object, ठीक है। अगर आपका कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर,
फोर्स का मतलब क्या है, नेट फोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फोर्स दिया और बॉडी ने भी कुछ फोर्स लगाया, तो हम कह रहे हैं हमने कुछ भी फोर्स नहीं दिया और बॉडी ने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमने भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया, और दोनों ही फोर्स को जब हमने सम अप किया तो वो क्या हो गया, आपका ज़ीरो आ गया, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अगर आपकी ज़ीरो आएगी, इट मीन्स जो बॉडी है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी, ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट विल बिकम रिमेन्स इन द रेस्ट, एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है अगर मोशन में, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये मत सोचना कि नेट एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, ये नहीं होता है। नेट एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चेंज नहीं हो रहा है बस वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हमारा एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है, हमने पढ़ा है ये 4th चैप्टर में। इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ मत होना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है और मोशन में ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते उसको स्टॉप करने के लिए। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, मीन्स वो अपनी डायरेक्शन और स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो मैंने अभी आपको ये प्लेन वाली चीज़ें बताई थी, इंक्लाइंड प्लेन वाली, ठीक है, वो क्या था, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बेसिकली यही है कि कोई भी चीज़ आपकी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स बेसिकली क्या होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस का मतलब पता है ना, रेजिस्टेंस 12th क्लास में बहुत पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, कोई भी बॉडी अगर किसी पोजीशन को अपनी को चेंज करी, अपनी स्टेट को चेंज कर रही है तो उसको में रुकावट पैदा करता है इनर्शिया, ठीक है। उसको चेंज जल्दी से नहीं होने देता है, और नहीं होने दे रहा है मीन्स जब तक उस पर हम कोई ना कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे, आपकी बुक में जो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स वो आप ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं बाद में इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी।